जय हिंद। यूपी ट्रिपल सी पेट के रिस्पेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आएंगे, हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग यहीं पर डील कर देंगे। जो भी इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, मैक्सिमम इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। कुछ इकोनॉमिक्स का सेक्शन बचा है, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, लगभग चीजें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर करा देता हूँ। आप याद रखिए, मैक्सिमम चीजें हमने लिख दिया है कि आपको अच्छे से नोट्स बनाने में आसानी हो और दिमाग में रखने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें 1934-35 के आस की बात, 1934-35 के आसपास की बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। नहीं दिखाई दे रहा तो सुनिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है, जिस पुस्तक का नाम है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इन्होंने, एम विश्वेश्वरैया जी ने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, यानी कि प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। और इस पुस्तक में बताया भारतीय आय को दोगुना कैसे किया जाए। भारतीय आय को दोगुना करने की बात की। भारतीय आय को दोगुना करने की बात सबसे पहले प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में किसने की? एम विश्वेश्वरैया जी ने। इन्होंने कहा कि भारतीय आय को दोगुना कैसे किया जाए, इन्होंने बताया प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में, है ना। इसके बाद याद रखिए, बत्तीसवां बात खत्म। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। इसमें भारतीय आय को, मतलब जो भी भारत के पास पैसा, उसको दोगुना करने की बात किसने की? एम विश्वेश्वरैया ने। उसके बाद याद रखिएगा 1944-45 का समय आता है और बंबई के 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बंबई के 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इसमें क्या बताया? भारतीय आय को दोगुना कैसे किया जाए, भारतीय आय को दोगुना कैसे किया जाए। इसके बाद आते हैं बंबई के 8 बड़े बड़े उद्योगपति। बंबई के 8 उद्योगपतियों ने 8 उद्योगपतियों, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने बंबई के एक प्लान चलाया, बंबई प्लान। क्या चलाया? बंबई प्लान चलाया। और इस बंबई प्लान में इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कैसे किया जाए, यानी कि भारत का जो एक व्यक्ति पैसा कमाता है उसकी आय को दोगुना कर दीजिए। धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे तो पूरा भारत का आय दोगुना हो जाएगा। तो दिल्ली के 8 उद्योगपतियों ने बंबई प्लान चलाया और इसमें बताया कि जो भी प्रति व्यक्ति पैसा कमाता है ना, प्रति व्यक्ति आय को क्या करिए? दोगुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए? दोगुना। यह भी फेल हो गया, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया भी फेल हो गया, यह भी फेल हो गया। उसके बाद 1950 में सर्वोदय योजना चली। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना चलाया, सर्वोदय योजना। कौन सा योजना चलाया? सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण, आप लोग लिख लीजिएगा, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक सर्वोदय योजना चलाया। यह सर्वोदय योजना भी, आप एक मिनट, है ना, यह सर्वोदय योजना भी फ्लॉप हो गई, सर्वोदय योजना भी नहीं चल पाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना चलाया, उस योजना का नाम है सर्वोदय योजना। यह सर्वोदय योजना भी फ्लॉप हो गई, नहीं चल पाई। पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में यह अपना कुछ स्थापित नहीं कर पाई। यह योजना, सर्वोदय योजना फ्लॉप हो गई, जयप्रकाश नारायण ने चलाया, है ना। अब इसी समय, इसी दौरान याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे केसी नियोगी। इसी दौरान एक व्यक्ति थे केसी नियोगी। इसी दौरान एक व्यक्ति, देखने में कहां तक दिख रहा है, इसी दौरान, हाँ जी ठीक है, इसी दौरान एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था केसी नियोगी, है ना। उन व्यक्ति का नाम था केसी नियोगी। ये केसी नियोगी रूस के दौरे पर, उस समय तो रूस था नहीं, सोवियत संघ था उस समय, सोवियत संघ, और आज के डेट में इसे क्या बोलते हैं? रूस। उस समय सोवियत संघ यानी कि रूस के दौरे पर थे। उस समय सोवियत संघ यानी कि रूस के दौरे पर थे और वहां पर देखा इन्होंने कि देश को चलाना है ना, देश को चलाना है तो चलाने के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, उसका काम रहे केवल योजना बनाना। देश को चलाने के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, उसका काम रहे केवल योजना बनाना। तो केसी नियोगी ने कहा कि देखिए, रूस में हम देख कर आए हैं, देश को चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है यहां पर, और वही योजना आयोग आपको भारत में भी बनाना पड़ेगा। यही योजना आयोग आपको भारत में भी बनाना पड़ेगा। तो केसी नियोगी की सिफारिश पर, याद रखिएगा, केसी नियोगी की सिफारिश पर, ध्यान से समझिएगा, केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। और यह जो योजना आयोग है, 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन होता है। इसका जो हेड होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है, वह होता है प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। जो अध्यक्ष होता हुआ था प्रधानमंत्री, और जो उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा।
पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। यहां पर बात करते हैं कि जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे। आज के डेट में योजना आयोग समाप्त हो गया है। अगर सपोज करिए योजना आयोग आज के डेट में रहता तो उसके अध्यक्ष कौन होते? मोदी जी। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो आराम से उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो समझ गए केसी नियोगी ने रूस से देखा और कहा कि देखो अगर भारत को विकास कराना है ना, हर एक योजना गांव-गांव को विकास कराना है, तो सबसे पहले योजना आयोग का गठन करिए। केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन होता है। 15 मार्च 1950 को गठन होता है केसी नियोगी की सिफारिश पर। इसके पहले अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष होते हैं कौन? गुलजारी लाल नंदा। पहले उपाध्यक्ष कौन होता है? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग लिया कहां से गया है? रूस से। किसने बताया? केसी नियोगी ने बताया। किसने बताया? केसी नियोगी ने बताया। अच्छा, योजना आयोग जो है ना, इसका वर्णन पूरे संविधान में कहीं नहीं है। योजना आयोग का वर्णन पूरे संविधान में कहीं नहीं है। तो योजना आयोग जो है ना, वह योजना आयोग जो है वह क्या है? संविधान में इसका वर्णन कहीं नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो है, यह ध्यान से सुनिएगा, यह जो क्या है? संविधानेतर निकाय है। संविधान नेतर निकाय है, मतलब जिसका वर्णन संविधान में नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान नेतर निकाय। क्या बोलते हैं? संविधान नेतर निकाय। याद रखिएगा, या इसे बोलते हैं गैर संवैधानिक। क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक। इसका वर्णन संविधान में नहीं है। योजना आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए इसे संविधान नेतर, मतलब संविधान से इतर है, संविधान नेतर इतर है, या गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, है ना। ध्यान से समझिए, योजना आयोग का गठन पता हो गया आपको। अब बात करें योजना आयोग का मुख्य काम क्या था। योजना आयोग का मुख्य काम था, योजना आयोग का मुख्य काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का मुख्य काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। मतलब कोई नई सरकार आती है तो 5 साल तक कैसे वह काम करेगी, पूरा अच्छे से 5 साल कैसे काम करेगी, इसको बनाने का मेन काम था योजना आयोग का। इसको बनाने का मेन काम किसका था? योजना आयोग का। तो योजना आयोग का मेन काम था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। योजना आयोग का मेन काम था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। मतलब 5 साल के लिए अगर योजना बेहतर ढंग से बन जाती है, समझिएगा बात को, 5 साल के लिए योजना बेहतर ढंग से बन जाती है तो पूरे के पूरे भारत के हर एक गांव तक योजना पहुंच जाएगी, हर एक राज्य में योजना पहुंच जाएगी। तो इसी का काम था, योजना आयोग का काम था कि हर 5 साल पर एक नई योजना बना दो, हर 5 साल पर नई योजना बना दो। और उसी 5 साल पर जो योजना आयोग योजना बनाती थी उसी को बोलते थे पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते थे? पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है, यह योजना आयोग, ध्यान से समझिएगा, अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बना चुका है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बना चुका है योजना आयोग। आज के डेट में योजना आयोग समाप्त हो गया है। क्लियर है? इसी योजना आयोग ने सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनाई जिसे हम कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए, योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग क्या बनाता था? पंचवर्षीय योजना बनाता था। पंचवर्षीय योजना बनाता था और यही पंचवर्षीय योजना हर एक राज्यों में अच्छी तरीके से लागू अगर हो जाती तो हमारा देश डेवलप, जैसे छोटे छोटे गांव डेवलप होते तो जिला डेवलप होते तो राज्य डेवलप होते तो पूरा देश आराम से डेवलप हो जाता। तो योजना आयोग का यही, जब यह बना तो योजना आयोग का यही विचार था कि हर एक छोटे से छोटे चीजों को हम एकदम विकसित करा दें, छोटे से छोटे चीजों को क्या कर दें? एकदम विकसित करा दें। तो इसी आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है। अब याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को गठन होता है। इसने अपने साल भर में ही पहली योजना बना दी 1950 से, और 5 साल तक योजना चलेगी। तो 1950 में गठन हुआ, अगले साल योजना बना दी 1950 से 1951 तक, 5 साल तक योजना चलेगी। 1950 में तो गठन हुआ, 1950 से 5 साल जोड़िए कितना हो जाएगा? 1950 में 1951 से 5 साल जोड़िए कितना हो जाएगा? 1956। कितना हो जाएगा? 1956। योजना आयोग आया था 1950 में, योजना बनाया अगला साल में 1951 से 1956 तक, 5 साल तक योजना चली और उसका नाम था प्रथम पंचवर्षीय योजना। नाम क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। और याद रखिएगा, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और याद रखिएगा, जब भारत की बात हो और सबसे पहला बात हो भारत का सबसे पहली पंचवर्षीय, तो पहले खाने पीने का यानी कि कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया, याद रखिएगा, यानी कि कृषि को बढ़ावा दिया गया और किसको, सिंचाई पर बढ़ावा दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या, कृषि और सिंचाई पर विशेष बढ़ावा दिया गया। और इसी में याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 1956 तक चली थी। तो इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसी 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा गांव-गांव में समुदाय बनाकर उसका विकास कार्यक्रम प्रारंभ करवाया गया। परंतु गांव-गांव में विकास ही नहीं हो पाया, यानी कि 1922 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। 1922 याद रखिएगा, 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया, फेल हो गया। 1952 बोले हैं, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू का सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांव-गांव तक समुदाय को इसने विकास नहीं करा पाया, विकास कार्यक्रम फेल हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर आधारित थी, यानी कि कृषि को बढ़ावा दिया गया और सिंचाई को भी खूब बढ़ावा दिया गया, सिंचाई को भी खूब बढ़ावा दिया गया। याद रखिएगा, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं बनाई गई, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं बनाई गई। और इसके तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही, इसी के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया सतलज नदी पर। दामोदर नदी घाटी बनाई गई, दामोदर नदी घाटी बनाई गई। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े नदी परियोजना और बड़े बड़े बांध बनाए गए, बड़े बड़े नदी परियोजना और बड़े बड़े क्या बनाए गए, बांध बनाए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से समझिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और इस पंचवर्षीय पहला है ना, तो पहला कृषि का व्यवस्था करिए। तो पहला क्या है, कृषि और सिंचाई पर विशेष, कृषि करेंगे सिंचाई चाहे करिए, कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया, कृषि को खूब बढ़ावा दिया गया, सिंचाई को खूब बढ़ावा दिया गया। और इसी सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के नदी घाटी परियोजना चलाई गई, नदियों को अलग अलग परियोजना चलाया गया। इसमें सतलज नदी पर चलाया गया भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना चलाया गया और दामोदर नदी पर बाबू चलाया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह पहली पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। इसी पहली पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में, इसी पहली पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया कि गांव-गांव समुदाय का विकास हो, परंतु यह योजना गांव तक जा ही नहीं पाई। इसी 1952 में यह योजना फेल हो गई, 1952 में योजना फेल हो गई, है ना। अगर कहीं 1952 को 1922 बोल दी है तो करेक्ट कर लीजिएगा, 1952 ही है, 1952 में यह फेल हो गई। अच्छा, 1953 में पूछा नहीं जाता, लिख लीजिए, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। तो यह रही पहली पंचवर्षीय योजना, यह रही पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना आपका कंप्लीट है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक बात जरा ध्यान से सुनिए। पहली पंचवर्षीय योजना आपने एकदम क्लियर कर लिया। एक बात समझिए, पहली पंचवर्षीय योजना में जो योजना बनाने वाले थे उनका लक्ष्य था कि यह योजना गांव-गांव तक पहुंचे, यह योजना गांव-गांव तक पहुंचे, हर एक राज्य तक पहुंचे, हर एक गांव तक यह योजना पहुंचे। लेकिन यह योजना हर एक गांव और हर एक राज्य तक नहीं पहुंच पाई। कुछ जगह पर तो कृषि का विकास हुआ और कुछ जगह पर कृषि का बिल्कुल ही विकास नहीं हो पाया। कुछ जगह पर सिंचाई की योजनाएं बेहतर बनी और कुछ जगह पर सिंचाई की योजनाएं जीरो हो गई, कुछ नहीं हो पाया, है ना। तो समझिएगा, इसके लिए क्या किया गया कि इसको देखिए, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक जो ये योजना थी, इसमें सिंचाई और कृषि पर बल दिया गया। 1952 में सामुदायिक विकास क्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा चला। तो इस चीजों को भी आप याद रखिए। लेकिन यह योजना जितना चाहिए उतना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि गांव-गांव तक प्रभाव नहीं पड़ा, गांव-गांव तक इसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ा, ध्यान से समझिएगा, क्यों नहीं प्रभाव पड़ा, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि इस योजना को बनाने का काम किया था योजना आयोग, बनाने का काम किया था योजना आयोग। और इस योजना आयोग में प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो होता है, जो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अब एक बात आप हमें बताइए, अच्छी तरीके से आप हमें एक बात बताइएगा बड़ी ध्यान से, इसमें किसी राज्य का वर्णन था? मतलब कोई राज्य का व्यक्ति बैठा था या किसी राज्य का राज्यपाल था? नहीं था। राज्य का मुख्यमंत्री था? नहीं था। यह योजना प्रधानमंत्री तो पूरे केंद्र का होता है,
सपोज करिए आज के डेट में यह रहता तो मोदी जी रहते तो पूरे भारत को देखते, लेकिन योगी जी रहते तो इस योजना आयोग में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती तो योगी जी उसको लागू कराते कि नहीं कराते अपने यहाँ? बिल्कुल। तो इसके लिए कहा गया कि यार देखियो, पहली पंचवर्षीय योजना तो लागू कर ही दी गई है, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले एक ऐसी संस्था का गठन करिए जिसमें प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री हो। तो इसके पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। 6 अगस्त यहां लिखे हैं, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी रहेंगे और साथ ही साथ इसमें कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, जो भी सांसद वंसद, कुछ लोग सांसद 15% जाकर इसमें भी रहेंगे, और प्रत्येक राज्य के सीएम रहेंगे। प्रत्येक राज्य के क्या रहेंगे? सीएम रहेंगे। प्रत्येक राज्य के क्या रहेंगे? सीएम रहेंगे। और यह प्रत्येक राज्य के सीएम रहेंगे तब तो बताएंगे कि हाँ हमारे राज्य में यह योजना चाहिए, तो उस पंचवर्षीय योजना में उसको भी डालिए, उस पंचवर्षीय योजना में उसको भी डालिए। तो इसलिए गांव गांव तक विकास पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ। 6 अगस्त 1952 का स्थापना हुआ था। इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इसके और जो पार्ट होते हैं उसमें प्रधानमंत्री तो होते ही होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, और प्रत्येक राज्य के सीएम होते हैं। प्रत्येक राज्य के क्या होते हैं? सीएम होते हैं, है ना। अब जो भी योजना बनेगी, जो भी ध्यान से समझिएगा, जो भी योजना बनेगी, योजना को बनाने का काम करेगा योजना आयोग। योजना को बनाने का काम कौन करेगा? योजना आयोग काम करेगा। और उस बने योजना को पास करना, चाहे उस बने योजना को फेल करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। फेल पास करना चाहे फेल करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी कि योजना आयोग जो भी योजना बनाएगा वो सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। राष्ट्रीय विकास परिषद के पास आएगा, और राष्ट्रीय विकास परिषद उस योजना को पास कर दिया तो पास है, और उस योजना को फेल कर दिया तो फेल है वह योजना। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई उसकी पुष्टि कौन करता है? तो पुष्टि राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें राज्यों के सीएम होते हैं, और गांव गांव तक यह योजना अच्छी तरीके से जाती है। गांव गांव तक यह योजना अच्छी तरीके से जाती है ना। तो अब यहां तक चीजें हमने कंप्लीट कर लिया। राष्ट्रीय विकास परिषद आपने भी पढ़ लिया। स्थापना याद रखिएगा कब कब हुई, जितना पॉइंट लिखे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइएगा। 1951 से 1956 तक यह योजना चली। इसके बाद कृषि और सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो 56 से कहां तक चली? 5 साल। 1956 से 1961 तक यह चलती है। 1956 से 1961 तक चलती है। और याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाबू, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है नेहरू और पीसी महालनोबिस मॉडल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना नेहरू और पीसी महालनोबिस मॉडल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े उद्योगों, भारी भारी उद्योगों को लगाया गया, जिससे अत्यधिक लोग काम करें, अत्यधिक सामान का उत्पादन हो और बेचकर देश आगे बढ़ जाए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा नेहरू और पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसमें भारी उद्योगों का लगाया गया, बड़े बड़े उद्योगों का गठन हुआ, भारी भारी उद्योगों का गठन हुआ। स्टील प्लांट लगाए गए और लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिला। 10,000 लोगों को रोजगार मिला। याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? भारी उद्योग लगाए गए। पहली में सिंचाई और क्या? पहली में बोलिए सिंचाई और कृषि को बढ़ावा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी भारी उद्योग लगाया गया, पूरा भारी भारी उद्योग लगाया गया। और याद रखिएगा भारी भारी उद्योग लगाया गया, स्टील प्लांट लगाया गया, लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिला। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा जी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक ट्रिक याद रखिए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट खुले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट खुले। कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनिए, कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिएगा। भीरू है ना, राज एवं दुर्गा। भीरू, राज और कौन? दुर्गा। स्टील हेतु ब्रिटेन गए। कहां गए? ब्रिटेन गए। स्टील हेतु कहां गए? ब्रिटेन गए।
तो भी से हो गया भिलाई, भी से हो गया भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट खुला जी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो भीरू हो गया भिलाई स्टील प्लांट खुला रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। आगे आ जाइए, राज है, रा से हुआ राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट, और जो से जर्मनी, इसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। फिर लिख देता हूं अच्छी तरीके से, भीरू, तो भी से हो गया भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से? मतलब रूस के सहयोग से। याद रखिएगा, भीरू, राज और दुर्गा स्टील हेतु ब्रिटेन गए, है ना। रा से हो गया क्या? राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट। ज से हो गया किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। आगे है दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट, है ना। स्टील प्लांट किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। यहां पर बात करते हैं, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, राउरकेला है उड़ीसा में। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर है? उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। मैं इंक भी भर लूं, तब तक आप लोग एक बार देखते रहिए, है ना। अगर कोई पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना तो किसके संबंधित थी? पहली पंचवर्षीय योजना में आप जल्दी बताइए क्या था? पहली मैं पूछ रहा हूं, पहली क्या था? इस पहली था सिंचाई और कृषि को बढ़ावा दिया गया। बड़े बड़े भारी भारी नदी परियोजनाएं पहले में चलाई गई, लेकिन भारी भारी उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पीसी महान लोबिस मॉडल जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें भारी भारी उद्योगों का गठन हुआ और लगभग 3 स्टील प्लांट खोले गए। कौन कौन से? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट खोले गए। अच्छी तरीके से सुनिएगा, अच्छी तरीके से सुनिएगा। भीरू, राज और दुर्गा स्टील हेतु ब्रिटेन गए। भी से भिलाई, रूस के, रियल में रूस नहीं था, सोवियत संघ था, परेशान मत रहिएगा। भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में खोला गया जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट खोला गया पश्चिम बंगाल के सहयोग से, ब्रिटेन, पश्चिम बंगाल में खोला गया ब्रिटेन के सहयोग से। तो यह हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह भी आपको क्लियर हो गया, यह भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जल्दी बताइए तो, पहली में हमने क्या किया? पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? कृषि को बढ़ावा दिया और किसको? सिंचाई को बढ़ावा दिया। अच्छा, दूसरी में भारी उद्योगों का हमने गठन किया, भारी उद्योगों को हमने क्या किया? गठन किया, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग में गठन किया। कौन कौन से खुले? कौन कौन से? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, है ना। बीआरडी, भिलाई, बीआरडी मेडिकल जानना है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, यह खुला। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली में इसको, दूसरी में इसको, तीसरी में दोनों को ले लीजिए, तीसरी में दोनों को साथ ले लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो था ना, वो कृषि और भारी उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया। कृषि और भारी उद्योग दोनों को बढ़ावा, याद करने का तरीका, पहले कृषि फिर भारी उद्योग, फिर तीसरे में दोनों को लीजिए, कृषि और भारी उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से 5 जोड़िए 1966 तक, 1961 से 5 जोड़िए 1966 तक। यह जो मॉडल था जेसी सैंडी मॉडल, जे सैंडी मॉडल पर आधारित था। यह जो योजना था किस पर था? जे सैंडी मॉडल पर आधारित, सैंडी मॉडल पर आधारित। अगर मन करे तो लिख लेंगे सुखमय चतुर्वेदी भी थे, सुखमय चतुर्वेदी भी थे इनके साथ। कोई बात नहीं, याद करिए चाहे ना याद करिए, मॉडल नहीं पूछा जाता है। मॉडल आएगा तो पहला और दूसरा केवल आएगा, पहला और दूसरा आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1966 में थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा, कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया, कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया, खूब बढ़ावा दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन ऐसी किस्मत खराब हो गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में कि सबसे भयानक तीसरी पंचवर्षीय योजना ही फेल हो गया, सबसे भयानक तीसरी पंचवर्षीय योजना ही फेल हो गया। क्यों, क्या हुआ? तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, है ना। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। और जब भी युद्ध होता है ना, तो जान माल तो जाता है लेकिन हानि ही पहुंचता है, हानि ही पहुंचता है। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। इसमें भारत को बहुत कुछ गंवाना पड़ा, इनफैक्ट लाखों जाने गई, हजारों जाने गई, और जानों के साथ साथ बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो गई भारत की। 1962, उसके बाद 1965 में याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान अभी तो इस युद्ध से उभरे ही थे। उसके बाद इस साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। ऊपर से हम भारत वाले दौड़ा लिए 3 सालों को, इधर पिटाए थे,
62 में पिटाए थे, 65 में दौड़ा लिए थे, लेकिन इसको सुलह कराना पड़ा। फिर 1965 में भी भारत एकदम परेशान हो गया। उसके बाद 1965 और 66 में 1965 और 66 में बहुत ही भीषण सूखा या बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया। बहुत ही भीषण सूखा और बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया, और जो भी रोग रखे थे, जो भी पैसा रखी थी सरकार, सब लोगों को बचाने में लगा दी, सब लोगों को बचाने में लगा दी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ाने का सोचा था ना, कुछ भी नहीं हो पाया। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फ्लॉप गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फ्लॉप गई। अरे भाई, किसी घर में ना अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन यहां पर देखिए ना, तीन घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं। 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और उसके बाद 1966 में जो भी बचा खुचा था सबको एकदम सुखा दिया, सूखा लग गया, अकाल पड़ गया। यार सारी की सारी योजना फेल हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फ्लॉप। कौन सी पंचवर्षीय योजना हो गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फेल हो गई। हाँ, यहाँ पर एक बात भले हुआ, यहाँ पर एक बोकारो स्टील प्लांट जरूर खुला। बोकारो स्टील प्लांट खुल गया 1964 में रूस के सहयोग से। ध्यान से समझिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट खुले थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर 3 स्टील प्लांट खुले थे। और उसके बाद 1964 में एक चौथा स्टील प्लांट खुला, बोकारो स्टील प्लांट, रूस के सहयोग से। रूस नहीं था, सोवियत संघ था, मैं रूस बोल रहा हूं। रूस के सहयोग से खुला तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बस यही एक काम हो गया हुआ था, बाकी यह योजना फ्लॉप हो गई। बाकी योजना क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। देश में हर एक चीज परेशान हो गया, हर एक चीज की कमी हो गई, परेशान हो गया। हमारे पास अब तीसरी के बाद 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। 66 में भीषण अकाल पड़ा। अब बताइए, सरकार देश को बचाए, लोगों को बचाए, कि अगली पंचवर्षीय योजना बनाए। हमारे पास कुछ भी नहीं था अगली पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, 1966 से 1969 तक, यह लगभग 3 साल, यह लगभग जो 3 साल का समय था, कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई, क्योंकि भारत के पास पैसा ही नहीं था। 1966 से अगला पंचवर्षीय योजना बना होता तो 1966 से 1971 तक होता, लेकिन यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो गई कि कोई पंचवर्षीय योजना ही नहीं बन पाई। उसके बाद 1969 से 1966 तक कोई भी नई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। तो 19 से 1966 तक का जो समय था, योजना नहीं बन पाई, इसलिए बोलते हैं योजना अवकाश। पूछा जाता है पेपर में, योजना अवकाश का समय 1966 से 1967, 1966 से 1967 यहां लिखे हैं, देखिए 1966 से 1967 कोई नई योजना नहीं बन पाई, इसे बोलते हैं योजना अवकाश। क्या बोलते हैं? योजना अवकाश। इसी समय, इसी योजना अवकाश में 1966-67 के समय में हरित क्रांति शुरू हो गई। और बाबू छोटा काम हुआ। देश को कैसे किसी तरीके से ऊपर एक पटरी पर लाना था, जो पटरी से उतर गया था, ऊपर पटरी पर लाना था। तो क्या किया जाए? 1966-69 तक है ना, योजना अवकाश रहा, और इसमें छोटा काम हुआ। हरित क्रांति शुरू हुई, 1969 में लीड बैंक आया, 1969 में लीड बैंक आया नरीमन समिति की सिफारिश पर। नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में लीड बैंक आया। यह दोनों काम हुए योजना अवकाश में। यह दोनों काम कहां पर हुए? योजना अवकाश में। दोनों काम कहां पर हुए? योजना अवकाश में, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरीके से मिटा कर बताता हूं। देखिए, हरित क्रांति की बात करें ना, हरित क्रांति, इसका भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे मिल जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति रियल में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तीसरी बताइएगा, 1961 5 जोड़िए 1966 तक। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट के समय में 1966 में ही हरित क्रांति आई थी। 1966 में ही हरित क्रांति आई थी। उसके बाद समय 1966 से 1969 का जो समय रहा, इस पर कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। इसको योजना अवकाश कर दिया गया, योजना अवकाश कर दिया गया। तो रियल में अगर देखा जाए तो हरित क्रांति जो आई थी ना, हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1966 में हुआ था।
हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1966 में और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हुई थी। लेकिन पूरी हरित क्रांति का अगर विस्तार देखा जाए, पूरी हरित क्रांति को जब चलाया गया, विस्तार किया गया, तो यह योजना अवकाश का समय था। योजना अवकाश का समय था। तो पूछे हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो बोलेंगे तीसरी में। लेकिन हरित क्रांति का विस्तार किस में हुआ, तो योजना अवकाश में। किसमें विस्तार हुआ? योजना अवकाश में। 3 साल स्थिति खराब थी, हम कुछ नहीं कर पाए, बस ये छोटे छोटे काम किए। जैसे हमारी स्थिति सही हुई 1969 में, जैसे हमारी स्थिति सही हुई, हमने तुरंत चौथी पंचवर्षीय योजना बना दिया। और चौथी पंचवर्षीय योजना हमने यहाँ पर लिखा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले ये बताइए, है ना। चलिए जी, आगे हम बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहां देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1969 से 1974 तक 5 साल तक चली। 1969 से 1974 तक 5 साल तक चली। और याद रखिएगा, अशोक रुद्र मॉडल पर थी। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर थी। इस चीज को याद रखिएगा। 1969 से 1974 तक चली, यानी कि 1969 से याद रखिएगा 1974 तक चली। और इसमें बहुत बेहतरीन काम हुए। 14 जो थे ना बड़े बड़े जो बैंक थे, 14 बड़े बड़े जो बैंक थे, उनको देश का बैंक बना दिया गया। यानी कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 जो बड़े बड़े बैंक थे उनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1969 में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बड़े बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसी में याद रखेगा 1974 में ही, इसी 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया इसी 1974 में। बहुत बेहतरीन काम हुआ। इसी 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पहला परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण से। राजस्थान के पोखरण से इसने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। और याद रखिएगा, इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा, है ना, स्माइलिंग बुद्धा। इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। तो देखिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम हुए। 1969 में क्या हुआ? 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1974 में याद रखिएगा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, उस परमाणु परीक्षण का नाम क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा। और याद रखिएगा, राजस्थान के पोखरण से हुआ। राजस्थान के पोखरण से, राजस्थान के पोखरण से हुआ। इसी में याद रखिएगा, इसी 1969 में 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसी में ध्यान से देखिए, कितना बेहतरीन बेहतरीन काम है ना। इसी 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती। इसरो की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है कर्नाटक के क्षेत्र बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और याद रखिएगा, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। याद रखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यस सोमनाथ। इसी में इसरो की स्थापना हो गई। परमाणु परीक्षण हमने कर लिया। देख लीजिए, 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिएगा, परमाणु परीक्षण हुआ, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। और याद रखिएगा, इसमें मुख्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना हुई। चौथे पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समानता और न्याय की क्या हुई? स्थापना हुई। आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना हुई। अब कुछ देखिए, आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना हुई किसमें? फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब कुछ और घटनाएं घटित हुई जो अच्छा नहीं था। 1971 में भारत और बांग्लादेश में युद्ध हो गया। भारत और बांग्लादेश में क्या हो गया? युद्ध हो गया। भारत और बांग्लादेश में युद्ध हो गया, जिससे बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए। जिससे बहुत सारे शरणार्थी कहां गए? भारत आ गए। भारत में आकर बस गए, भारत में आकर भरने लगे। भारत में एक तो खुद वैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी नहीं चल पाई थी, देश में दिक्कत था। और बहुत सारे शरणार्थी कहां पर आ गए? भारत में आ गए। और याद रखिएगा, बहुत भयानक इसमें चक्रवात आ गया। बहुत भयानक इस समय चक्रवात आ गया। और साथ ही साथ चक्रवात के साथ बाढ़ आ गया। और याद रखिएगा, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में सर्वाधिक चक्रवात आ गया। उड़ीसा में सर्वाधिक चक्रवात आ गया। अभी तक हम बढ़कर उभर रहे थे, लेकिन इतना सारा काम, अभी देखिए यहाँ बढ़िया काम, लेकिन यहाँ देखिए यह बेकार काम होना शुरू हो गया। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश संकट आया। क्या आया? बांग्लादेश का संकट आया, है ना। युद्ध हो गया,
1971 में बहुत बांग्लादेश के शरणार्थी दूसरे देश में हमारे भारत में आकर रहने लगे, है ना, बहुत ज्यादा उससे भीड़ हो गया। दूसरा क्या है, चक्रवात संकट आ गया, चक्रवात संकट आ गया। सबसे ज्यादा परेशान हुआ उड़ीसा, तो उड़ीसा संकट भी बोला जाता है, उड़ीसा संकट भी बोला जाता है। इतनी ज्यादा शरणार्थी आ गई, इतनी जनसंख्या बढ़ने लगी कि लोगों ने इसमें कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने सबसे आग्रह किया कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ करिए, परिवार नियोजन प्रारंभ करिए। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस में आई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आई। परिवार नियोजन किस में आई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आई। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। परिवार नियोजन किस में आई, चौथी पंचवर्षीय योजना में। साथ साथ याद रखेंगे 1969 से 1974 तक था, तो इसी 1971 में श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड आया, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड आया, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड आया। दो चीज याद रखेंगे। बताइए हरित क्रांति कब आया, हरित क्रांति कब है, जल्दी बताइए। हरित क्रांति आए तृतीय में, शुरुआत, उसके बाद प्रसार कहां पर हुआ, योजना अवकाश में 1966 से 1900 कब तक, 69 तक, है ना। इसको देखिए, लेकिन अगर बात करें श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, दूध से संबंधित है, यह कब आया, 1974, 1969 और 1974 के बीच में पड़ता है, 1971 में आया। इसमें क्या है, बांग्लादेश संकट से जूझ गया, चुनाव, उसके बाद चक्रवात संकट था, उड़ीसा संकट था, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है, बहुत सारे काम हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें न्याय की स्थापना होती है, न्याय की स्थापना होती है, आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना होती है चौथी पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना होती है चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है, तो यस सर बोलिए, आगे बढ़े। ठीक, चलिए ठीक है। तो 4 पंचवर्षीय योजना तक आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, देखिएगा फटाफट क्विक रिवीजन करके इसको खत्म करते हैं, समझिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह शुरू होती है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। आप देखिए थोड़ा सा, 1974 से 1978, होना चाहिए था 1979 तक, यानी कि 4 साल की ही चली, होना चाहिए था 1979 तक, लेकिन ये कितने साल की चली, 4 साल की। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल के पहले ही समाप्त हो गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल के समय से पहले ही समाप्त हो गई, कार्यकाल के समय से पहले ही क्या हो गई, समाप्त हो गई, यानी कि मात्र 4 साल की थी। जो पांचवी है ना, वो कितने की थी, 4 साल की, काम से पहले समाप्त हो गई। इसमें कुछ काम याद रखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर था। किस पर था, डीपी धर मॉडल पर था। और इसका उद्देश्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाइए, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करिए। गरीबों को मत हटाइए, गरीबों को हटाना नहीं, गरीबी हटाइए, गरीबी उन्मूलन, गरीबी में कम करना, गरीबी हटाइए या गरीबी उन्मूलन कम करना था। और याद रखिएगा, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। साथ ही साथ विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए, 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए विकास के लिए, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। देश मतलब हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, है ना। और छोटे छोटे आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई, छोटे छोटे आरआरबी की स्थापना की गई, है ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, जो 5वीं थी वो 4 साल की थी, और 4 साल यानी कि 1 साल पहले ही समाप्त हो गई। कौन सी योजना अपने कार्यकाल के पहले समाप्त हो गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए, है ना। यहां पर बात करते हैं, खत्म तो होना चाहिए था 1979 में, लेकिन खत्म हो गया या 1978 में। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि याद रखिएगा 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार 1977 में गिर गई और एक नई सरकार आई
गैर कांग्रेसी मतलब अभी तक जब से हम पढ़ रहे हैं तब से टोटल का टोटल कांग्रेस का रास्ता, कभी जवाहर नेहरू थे और कभी यह थे, तो ध्यान से समझिएगा। इसी में 1977 में पहली बार कांग्रेस की हार हुई, पहली बार कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी और नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, एकदम बकलोल प्रधानमंत्री। इनको मिला है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, तो मोरारजी देसाई को मिला है। मोरारजी देसाई सबसे बकलोल प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो 1977 में पहली बार कांग्रेस हार गई, नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, है ना, याद रखिएगा। इन्होंने कहा, मोरारजी देसाई ने कहा कि हम जो है ना अब 5 साल की योजना ना चलाकर 1-1 साल की योजना चलाएंगे, 1-1 साल की योजना चलाएंगे। और उस 1-1 साल की योजना को याद रखिएगा रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा। क्या कहा? अनवरत योजना कहा। ध्यान से समझिएगा, इसको 1-1 साल की योजना। इन्होंने कहा कि हम 5 साल की योजना नहीं चलाएंगे, इंदिरा गांधी जी चलाई, 5 साल की योजना नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे? अनवरत योजना चलाएंगे। क्या करेंगे? अनवरत योजना चलाएंगे। और इन्होंने याद रखिएगा डीपी लकड़वाला की सिफारिश पर इन्होंने क्या चलाया? रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना चलाया। याद रखिएगा सबसे फ्लॉप योजना कौन था? तो अनवरत योजना था। एक सबसे फ्लॉप तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और सबसे फ्लॉप कौन था? अनवरत योजना था। 1980 में इसे बंद करना पड़ा, 1980 में बंद करना पड़ा। और इस रोलिंग प्लान का मास्टरमाइंड किसके पास था? डीपी लकड़वाला की। इहो स्वरूप खत्म हो गया, है ना। इसके बाद सरकार भी गिर गई, फिर नई सरकार आती है किसकी? फिर नई सरकार आती है श्रीमती इंदिरा गांधी की। फिर अगला सरकार इन्होंने चलाया और फिर अगली पंचवर्षीय योजना बनाई। तो 5वीं के बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1978 से इसने 1978 से 1980 तक इन्होंने रोलिंग प्लान चलाया। क्या चलाया? रोलिंग प्लान चलाया। उसके बाद 1980 से 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा 1980 से 1985 तक। ध्यान से सुनिए, 1980 से 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हो चुका था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हो चुका था और इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिएगा नए नए चीजों को आधुनिकता पर बहुत बढ़ावा दिया गया, है ना। कक्षा 6 में लेकर जाता है तो आधुनिक हो जाता है, भावता वाला हो जाता है। ऐसे याद रखिए, आधुनिकता पर खूब बढ़ावा दिया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकता पर खूब बढ़ावा दिया गया। इसी 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है और इसी 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना होती है 6वीं पंचवर्षीय योजना के ही दौरान। क्योंकि 6वीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चलती है, 80 से 85 तक चलती है। तो याद रखिएगा मुंबई में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में और एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई में। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इस चीज को याद रखेंगे, है ना। याद रखिएगा इसमें क्या था, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी निर्देशांक जारी किया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निर्देशांक जारी किया गया और बताया कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है और दिन भर में 2400 कैलोरी भोजन पा जा रहा है, समझिएगा, अगर कोई गांव का व्यक्ति ग्रामीण है तो ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी अगर भोजन पा रहा है तो वह गरीब नहीं होगा। और अगर कोई शहरी व्यक्ति है दिन भर में अगर वह 2100 कैलोरी भोजन पा रहा है, अगर 2400 कैलोरी, सुनिएगा 2400 कैलोरी अगर गांव का कोई व्यक्ति पा रहा तो गरीब नहीं होगा। और अगर शहर का कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी पा रहा तो वह भी गरीब नहीं होगा। यह थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना पर आते हैं, ध्यान से देखिए। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर है। जॉन डब्ल्यू मिलर, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित है और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 91 तक चली। कब तक? 85 से 91 तक। इसका जो नारा था याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का भोजन पाइए, काम करिए और उत्पादन बढ़ाइए, है ना। भोजन खाइए, काम करिए और उत्पादन को बढ़ाइए, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। और इसी में याद रखिएगा 1986 में कुछ बढ़िया काम हुए। स्पीड पोस्ट आ गया, पोस्ट ऑफिस से जो स्पीड पोस्ट भेजा जाता है उसकी स्थापना 1986 अपने भारत में हो गई। 1988 में सेबी की स्थापना हो गई। 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना आया। 1989 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर रोजगार योजना आया। और याद रखिएगा 1900, अब यहां से खतरनाक हुआ, 1990 से 1991 तक
1900 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। 1990 से 1991 तक देश में बहुत भयानक, बहुत ही बड़ी मंदी आई। देश में बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ी मंदी आई। 1990 से 1991 तक देश में बहुत भयानक, बहुत बड़ी मंदी आई और मात्र 15 दिन का खाना था। मात्र 15 दिन का खाना था हमारे पास। श्रीलंका की स्थिति ऐसी खराब हो गई थी तो भी उसके पास 45 दिन का खाना पानी था, लेकिन हमारे पास इतनी भयानक मंदी आई, मात्र हमारे पास 15 दिन का खाना था। तब आए कौन आए? प्रधानमंत्री, जो अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कौन थे, मनमोहन सिंह। उन्होंने एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया। एलपीजी का क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया। कभी हम एलपीजी के कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आर्थिक मंदी 1991 की जो विश्व बहुत भयानक भारतीय मंदी थी, 1991, 90-91 की जो मंदी थी, उसके बाद एलपीजी कॉन्सेप्ट दिया किसने? याद रखिएगा, किसने दिया? मनमोहन सिंह ने। किसने दिया? प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं मनमोहन सिंह, है ना। 1900। अभी तो इस स्थिति में भारत इस स्थिति में बिल्कुल नहीं था कि अब कोई नई पंचवर्षीय योजना बना पाए, क्योंकि 1990 से 1990-91 में बहुत भयानक मंदी आ गई। तो 2 साल एकदम स्थिति इस मंदी को उभरने में लग गए। तो 1990 से 1992 तक कोई योजना नहीं चली, यह योजना अवकाश रहा। कोई योजना नहीं चली, योजना अवकाश रहा, है ना। इसके बाद 92 के बाद 5 साल बाद योजना शुरू हुई। तो उसके बाद योजना पकड़ के 5 साल लगातार अपना चलते रह गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1992 से 5 साल के लिए 1997 तक। 1992 से 5 साल के लिए 1997 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा, मानव विकास पर जोर दिया गया। यानी कि अब लगा कि अब मानव को डेवलप करना है। हमने उद्योग बैठा लिया, हमने बड़े बड़े कारखाने खोल लिए, अब मानव का विकास चाहिए, मानव को विकास करना है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास यानी कि मानव संसाधन को बढ़ावा दिया गया। याद रखिएगा, मानव विकास को बढ़ाया, मानव विकास पर जोर दिया गया, मानव संसाधन पर जोर दिया गया, यानी कि ह्यूमन पावर को बढ़ाने का सोचा गया, है ना। और इसी में याद रखिए एलपीजी कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। एलपीजी कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया। प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा, है ना। धीरे धीरे पढ़कर कुछ चीजें नोट करते जाइए। एक के बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं याद होगा। आइए समझते हैं 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 के 5 जोड़ो तो 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक आई। और याद रखिएगा, अमृत सेन मॉडल पर आधारित थी। अमृत सेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली का जन्म हुआ। इसमें 9 से 9वीं और 9 से न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई। और याद रखिएगा, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई समझिएगा, दिख रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई समझिएगा। फेल इस वजह से हो गई, भारत ने अपना एक परमाणु परीक्षण कर दिया 1998 में। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया, जिसके कारण अगल बगल के सारे देश भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। तब तक 1999 में कारगिल युद्ध हो गया, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र कारगिल युद्ध हो गया। 2001 में याद रखिएगा, गुजरात का एक क्षेत्र है भुज, भुज में बहुत ही भयानक भूकंप आ गया और पूरी की पूरी हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। याद रखिएगा, 9वीं जो थी अमृत सेन मॉडल पर थी, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी हमारी क्या हो गई, तहस नहस हो गई। कुछ भी नहीं मिला, सब चीज खराब हो गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बाद आ गया 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 5 साल जोड़िए 2007 तक, 2002 से 2007 तक थी। याद रखिएगा, इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर यानी कि जो भी शिक्षा थी, इसमें प्राथमिक शिक्षा कहिए चाहे जो भी शिक्षा थी, शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया। शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा क्या किया गया, ध्यान दिया गया। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो सर्व शिक्षा अभियान है 2010 तक पूरी तरीके से लागू करने की बात कही, पूरी तरीके से लागू करने की बात कही। 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी समाप्त होती है। 11-12 और बचा है। क्लियर? चलिए ठीक है, तो 4 पंचवर्षीय योजना तक आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। देखिएगा, फटाफट क्विक रिवीजन करके इसको खत्म करते हैं, समझिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह शुरू होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। आप देखिए थोड़ा सा, 1974 से 1978 होना चाहिए था 1979 तक, यानी कि 4 साल की ही चली।
होना चाहिए था 1979 तक, लेकिन ये कितने साल की चली? 4 साल की। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल के पहले ही समाप्त हो गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल के समय से पहले ही समाप्त हो गई। कार्यकाल के समय से पहले ही क्या हो गई? समाप्त हो गई, यानी कि मात्र 4 साल की थी। जो पांचवी है ना, वो कितने की थी? 4 साल की, काम से पहले समाप्त हो गई। इसमें कुछ काम याद रखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर था। किस पर था? डीपी धर मॉडल पर था। और इसका उद्देश्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाइए, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करिए। गरीबों को मत हटाइए, गरीबों को हटाना नहीं, गरीबी हटाइए, गरीबी उन्मूलन, गरीबी में कम करना, गरीबी हटाइए या गरीबी उन्मूलन कम करना था। और याद रखिएगा, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। साथ ही साथ विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए विकास के लिए, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। देश मतलब हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक क्षेत्र के विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, है ना। और छोटे छोटे आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। छोटे छोटे आरआरबी की स्थापना की गई, है ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, जो 5वीं थी वो 4 साल की थी। और 4 साल यानी कि 1 साल पहले ही समाप्त हो गई। कौन सी योजना अपने कार्यकाल के पहले समाप्त हो गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए, है ना। यहां पर बात करते हैं, खत्म तो होना चाहिए था 1979 में, लेकिन खत्म हो गया या 1978 में। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि याद रखिएगा, 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार 1977 में गिर गई और एक नई सरकार आई, गैर कांग्रेसी, मतलब अभी तक जब से हम पढ़ रहे हैं तब से टोटल का टोटल कांग्रेस का राज था। कभी जवाहर नेहरू थे और कभी यह थे, तो ध्यान से समझिएगा। इसी में 1977 में पहली बार कांग्रेस की हार हुई। पहली बार कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी और नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, एकदम बकलोल प्रधानमंत्री। इनको मिला है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, निशान ए पाकिस्तान। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? तो मोरारजी देसाई को मिला है। मोरारजी देसाई सबसे बकलोल प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो 1977 में पहली बार कांग्रेस हार गई, नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, है ना। याद रखिएगा, इन्होंने कहा, मोरारजी देसाई ने कहा कि हम जो है ना, अब 5 साल की योजना ना चलाकर 1-1 साल की योजना चलाएंगे। 1-1 साल की योजना चलाएंगे और उस 1-1 साल की योजना को याद रखिएगा रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा। क्या कहा? अनवरत योजना कहा। ध्यान से समझिएगा, इसको 1-1 साल की योजना। इन्होंने कहा कि हम 5 साल की योजना नहीं चलाएंगे। इंदिरा गांधी जी चलाई, 5 साल की योजना नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे? अनवरत योजना चलाएंगे। क्या करेंगे? अनवरत योजना चलाएंगे। और इन्होंने, याद रखिएगा, डीपी लकड़वाला की सिफारिश पर इन्होंने क्या चलाया? रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना चलाया। याद रखिएगा, सबसे फ्लॉप योजना कौन था? तो अनवरत योजना था। एक सबसे फ्लॉप तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और सबसे फ्लॉप कौन था? अनवरत योजना था। 1980 में इसे बंद करना पड़ा। 1980 में बंद करना पड़ा। और इस रोलिंग प्लान का मास्टरमाइंड किसके पास था? डीपी लकड़वाला की। इहो स्वरूप खत्म हो गया, है ना। इसके बाद सरकार भी गिर गई। फिर नई सरकार आती है, किसकी? फिर नई सरकार आती है श्रीमती इंदिरा गांधी की। फिर अगला सरकार इन्होंने चलाया और फिर अगली पंचवर्षीय योजना बनाई। तो 5वीं के बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, 1978 से इसने 1978 से 1980 तक इन्होंने रोलिंग प्लान चलाया। क्या चलाया? रोलिंग प्लान चलाया। उसके बाद 1980 से 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, 1980 से 1985 तक। ध्यान से सुनिए, 1980 से 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हो चुका था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हो चुका था और इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिएगा, नए चीजों को, आधुनिकता पर बहुत बढ़ावा दिया गया, है ना। कक्षा 6 में लेकर जाता है तो आधुनिक हो जाता है, भावता वाला हो जाता है। ऐसे याद रखिए,
आधुनिकता पर खूब बढ़ावा दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकता पर खूब बढ़ावा दिया गया। इसी छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है और इसी 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना होती है छठवीं पंचवर्षीय योजना के ही दौरान। क्योंकि छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चलती है, 80 से 85 तक चलती है, तो याद रखिएगा मुंबई में नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में और एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय है मुंबई में। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इस चीज को याद रखेंगे, है ना। याद रखिएगा इसमें क्या था, जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी निर्देशांक जारी किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निर्देशांक जारी किया गया और बताया कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है और दिन भर में 2400 कैलोरी भोजन पा जा रहा है, समझिएगा, अगर कोई गांव का व्यक्ति ग्रामीण है तो ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी अगर भोजन पा रहा है तो वह गरीब नहीं होगा। और अगर कोई शहरी व्यक्ति है दिन भर में अगर वह 2100 कैलोरी भोजन पा रहा है, अगर 2400 कैलोरी, सुनिएगा 2400 कैलोरी अगर गांव का कोई व्यक्ति पा रहा तो गरीब नहीं होगा। और गांव अगर शहर का कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी पा रहा तो वह भी गरीब नहीं होगा। यह थी छठवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना पर आते हैं, ध्यान से देखिए। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है वह जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर है। जॉन डब्ल्यू मिलर, है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित है और सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 91 तक चली। कब तक? 85 से 91 तक। इसका जो नारा था याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन, है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का भोजन पाइए, काम करिए और उत्पादन बढ़ाइए, है ना। भोजन खाइए, काम करिए और उत्पादन को बढ़ाइए, है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। और इसी में याद रखिएगा 1986 में कुछ बढ़िया काम हुए। स्पीड पोस्ट आ गया, पोस्ट ऑफिस से जो स्पीड पोस्ट भेजा जाता है उसकी स्थापना 1986 अपने भारत में हो गई। 1988 में सेबी की स्थापना हो गई। 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1988 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना आया। 1989 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर रोजगार योजना आया। और याद रखिएगा 1900, अब यहां से खतरनाक हुआ, 1990 से 1991 तक। 1900 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। 1990 से 1991 तक देश में बहुत भयानक, बहुत ही बड़ी मंदी आई। देश में बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ी मंदी आई। 1990 से 1991 तक देश में बहुत बड़ी मंदी आई और मात्र 15 दिन का खाना था। मात्र 15 दिन का खाना था हमारे पास। श्रीलंका की स्थिति ऐसी खराब हो गई थी तो भी उसके पास 45 दिन का खाना पानी था, लेकिन हमारे पास इतनी भयानक मंदी आई, मात्र हमारे पास 15 दिन का खाना था। तब आए, कौन आए? प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कौन थे? मनमोहन सिंह। उन्होंने एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया। एलपीजी का क्या दिया? कॉन्सेप्ट दिया। कभी हम एलपीजी के कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ेंगे। याद रखिएगा आर्थिक मंदी 1991 की जो विश्व बहुत भयानक भारतीय मंदी थी, 1991 90-91 की जो मंदी थी, उसके बाद एलपीजी कॉन्सेप्ट दिया किसने? याद रखिएगा किसने दिया? मनमोहन सिंह ने। किसने दिया? प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं मनमोहन सिंह, है ना। 1900, अभी तो इस स्थिति में भारत इस स्थिति में बिल्कुल नहीं था कि अब कोई नई पंचवर्षीय योजना बना पाए, क्योंकि 1990 से 1990-91 में बहुत भयानक मंदी आ गई। तो 2 साल एकदम स्थिति इस मंदी को उभरने में लग गए। तो 1990 से 1992 तक कोई योजना नहीं चली। यह योजना अवकाश रहा। कोई योजना नहीं चली, योजना अवकाश रहा, है ना। इसके बाद 92 के बाद 5 साल बाद योजना शुरू हुई। तो उसके बाद योजना पकड़ के 5 साल लगातार अपना चलते रह गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1992 से 5 साल के लिए 1997 तक। 1992 से 5 साल के लिए 1997 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा मानव विकास पर जोर दिया गया। यानी कि अब लगा कि अब मानव को डेवलप करना है। हमने उद्योग बैठा लिया, हमने बड़े बड़े कारखाने खोल लिए, अब मानव का विकास चाहिए, मानव को विकास करना है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास यानी कि मानव संसाधन को बढ़ावा दिया गया। याद रखिएगा मानव विकास को बढ़ाया, मानव विकास पर जोर दिया गया, मानव संसाधन पर जोर दिया गया, यानी कि ह्यूमन पावर को बढ़ाने का सोचा गया, है ना। और इसी में याद रखिए एलपीजी कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। एलपीजी कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया। प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा, है ना। धीरे धीरे पढ़कर कुछ चीजें नोट करते जाइए। एक के बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं याद होगा।
आइए समझते हैं। नवीं जो पंचवर्षीय योजना है, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 के 5 जोड़ो तो 2002, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक आई। और याद रखिएगा अमृत सेन मॉडल पर आधारित थी, अमृत सेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली का जन्म हुआ। इसमें 9 से नवीं और 9 से न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली नवीं पंचवर्षीय योजना में आई। और याद रखिएगा ये नवीं पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई समझिएगा, दिख रहा है नवीं पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई समझिएगा, फेल इस वजह से हो गई, भारत ने अपना एक परमाणु परीक्षण कर दिया 1998 में। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया, जिसके कारण अगल बगल के सारे देश भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। तब तक 1999 में कारगिल युद्ध हो गया, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र कारगिल युद्ध हो गया। 2001 में याद रखिएगा गुजरात का एक क्षेत्र है भुज, भुज में बहुत ही भयानक भूकंप आ गया और पूरी की पूरी हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। याद रखिएगा नवीं जो थी अमृत सेन मॉडल पर थी, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी हमारी क्या हो गई, तहस नहस हो गई, कुछ भी नहीं मिला, सब चीज खराब हो गया नवीं पंचवर्षीय योजना में, नवीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आ गया 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 5 साल जोड़िए 2007 तक, 2002 से 2007 तक थी। याद रखिएगा इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर यानी कि जो भी शिक्षा थी, इसमें प्राथमिक शिक्षा कहिए चाहे जो भी शिक्षा थी, शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया। शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा क्या किया गया, ध्यान दिया गया। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो सर्व शिक्षा अभियान है 2010 तक पूरी तरीके से लागू करने की बात कही, पूरी तरीके से लागू करने की बात कही। 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी समाप्त होती है। 11-12 और बचा है। क्लियर? चलिए जी आगे देखते हैं, है ना। 10 तक हो गया, ध्यान से समझेंगे। 11वीं देखिए, 12वीं देखिए, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2010 तक आई, 2007 से 2010 तक आई 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया एकदम समावेशी विकास करिए। समावेशी, जहां भी समावेशी लगे ना तो सभी क्षेत्र का विकास होता है, सभी क्षेत्र का विकास करिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया बाबू, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। इनफैक्ट 2015 में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो भी 2017 तक तो होगी नहीं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, प्रशासनिक सुधार किया गया। जो भी प्रशासन था, जो भी गुंडा मवाली थे, जो भी घोटाला करते थे, उनके खिलाफ काम किया गया, प्रशासनिक सुधार किया गया, भ्रष्टाचार का कम किया गया, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब कमी, भ्रष्टाचार को मिनिमाइज किया गया, कम किया गया, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार आपसे पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजना हमने अच्छे तरीके से खत्म कर ली। उधर का 5 तक इंपॉर्टेंट होता है, केवल 5 तक, है ना। आइए थोड़ा सा हम इसको सेकंडों में समझते हैं, सेकंडों में, है ना। तो जल्दी जल्दी जरा दो डेट बताइए। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, योजना आयोग। 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना। इसकी यही क्या करता है, इसकी पुष्टि करता है। पहला योजना आयोग 1951 से 1956 तक चला। इसमें कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया, कई कृषि योजना चली और साथ ही साथ याद रखिएगा कई प्रकार के भाखड़ा नगर बांध परियोजना, कई योजना चली, नदियों के बड़े बड़े बांध बनाए गए, सिंचाई परियोजना चली, है ना। 1956 से 1951 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। इसमें भारी उद्योगों को, इसमें कृषि और इसमें उद्योग, और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा इसमें 1962 में चीन युद्ध, 1966 में क्या हुआ बाबू, 1966 में अकाल पड़ गया। 1965 में क्या हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध, सबसे फ्लॉप हो गई। कौन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और याद रखिएगा उद्योग दोनों को बढ़ा रही थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। इसके बाद हमारे पास उतना पैसा नहीं था, युद्ध हो गया, दो युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया। हमारे पास 1966 से 1969 हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए योजना अवकाश रहा। क्या रहा, योजना अवकाश रहा। इसमें हरित क्रांति चली, तृतीय पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति चली। उसके बाद 1900, उसके बाद कौन सा समय आया, 4, क्या है 4। इसमें 4 से क्या हुआ, सामाजिक न्याय वितरण लगा। इसमें क्या है, न्याय प्रणाली आया, न्याय प्रणाली और साथ ही साथ 16 बड़े बैंकों का, नहीं 16 नहीं 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी में क्या हुआ, चक्रवात संकट आया, चक्रवात संकट आया, उड़ीसा संकट आया, बांग्लादेश संकट आया और बांग्लादेश से शरणार्थी संकट भी किसमें आया, चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और उसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम इनकी काम नहीं मानेंगे,
और हम 1 साल का अपना रोलिंग प्लान चलाएंगे। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला। डीपी लकड़वाला ने इसका दिया, डीपी लकड़वाला ने इसको बताया और यह पूरी तरीके से भयानक फ्लॉप रहा है ना। इसी में गरीबी को हटाओ और गरीबी हटाओ और गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चला गया और गरीबी हटाओ नारा दिया गया, गरीबी हटाओ नारा दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम चला गया और आरआरबी की स्थापना होती है। इसके बाद 6वें में आधुनिकता पर जोर दिया गया, बहुत भयानक आधुनिकता पर जोर दिया गया। याद रखिएगा, इसी के साथ साथ हमारा नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 और इसके जस्ट बाद भयानक मंदी आती है देश में और यहाँ पर एलपीजी कॉन्सेप्ट लाते हमारे कौन? मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, 9 से न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर और बोला गया कि 2010 तक सभी जगह पर प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हो जाना चाहिए। उसके बाद 11वां आता है समावेशी विकास और 12वां तो यहाँ देखे ही है पूरा का पूरा क्या है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा चीज कंप्लीट होता। आप दिमाग कितना लगाएंगे, कितना सोचेंगे, समझेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू।